दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। आज की कहानी 2 भागों में है। पहला भाग सुनिए। कहानी का नाम है रूही। पाठी अपने पूरे शबाब पर थी। लॉन में चारों ओर पेड़ों और सलीके से कटी झाड़ियों पर टंगी छोटे छोटे बल्बों की झालरें जैसे ऊपर खुले आसमान में जगमगाते सितारों से होड़ लेकर लगातार टिमटिमा रही थी। यह पार्टी जुहू पर समुद्र किनारे 5 स्टार होटल में आसमान तले एक बड़े से लॉन में चल रही थी। एक कॉर्नर में अपने दोस्तों के साथ खड़ी यौवन के मद में डूबी गौरवर्णा सुगठित देयष्टि सुंदर नैन नक्श मॉडर्न स्मार्ट सुंदर भावपूर्ण आँखों वाली रूही पर जिसकी नज़र भी एक बार पड़ रही थी वह दोबारा ज़रूर उसे घूर कर देख रहा था। उसके काले घने बाल कमर पर बल खाते इतराते से हवा में छेड़छाड़ कर यहाँ वहाँ डोल रहे थे। यह पार्टी रूही के ऑफिस के सीनियर प्रमोद वर्मा की मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर थी। प्रमोद अपने जिन पुरुष मित्रों के साथ खड़े थे उनमें से एक पर रूही की उड़ती उड़ती नज़र पड़ी। वह उसे बेहद भा गए तो रूही उनकी पर्सनालिटी से मन ही मन बुरी तरह प्रभावित हुई। बेहद स्मार्ट हैंडसम उस व्यक्ति को जब रूही बार बार देखने लगी तो उसके एक सहकर्मी विजय ने उसकी नज़रों का पीछा किया और हंस पड़ा। पूछा, किसे देख रही हो रूही? छोड़ दो, वह बड़ी ऊंची चीज़ है, तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। रूही पहले तो झेंप गई, फिर हंस पड़ी। कौन है ये? वह है जय गुप्ता, आईटी मल्टीनेशनल का बड़ा नाम। ऊंची चीज़ है, अपने प्रमोद सर का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त। इतना ही कहकर रूही फिर अपने ग्रुप में व्यस्त हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ बिज़ी रहने की कोशिश कर रही थी। प्रत्यक्ष तो वह व्यस्त थी, पर अब इतनी सावधानी से जय को देख रही थी कि अब की बार विजय की तरह फिर कोई उसे पकड़ नहीं पाए। जय जज गया था रूही को, बहुत अच्छा लगने लगा उसे। वह खुद एक अच्छे पद पर थी, पर मुंबई जैसे महानगर में भीड़ में भी खुद को अकेली ही पाती थी। छोटे से शहर से पढ़ लिख कर यहाँ अपनी मेहनत से पहुँच तो गई थी, पर भविष्य के रंगारंग सपने जो अभी तक उसकी आँखों में भरे थे पूरे होने अभी बाकी थे। अब तक उसके कोई भी सपने उसे लगता था कि पूरे नहीं हुए हैं। पार्टी में ऑफिस के लोगों के एक ग्रुप की बातचीत का केंद्र रूही ही थी। नम्रता धीरे धीरे कह रही थी, ये आज रूही को क्या हुआ है भला? ऑफिस में तो अलग ही मूड में रहती है, यहाँ तो आज सबसे मिक्स होने की बड़ी कोशिश कर रही है। न जाने क्या बात है यार, मैं इसे तो समझ ही नहीं पाती। कभी बहुत रिजर्व रहती है तो कभी एकदम खुली किताब। अंकुर ने कहा, खुली किताब नहीं है वो, जितनी बाहर दिखती है उतनी ही अंदर है। यह बड़ी ही अलग चीज़ है, सबसे अलग। सीधी सादी तो बिल्कुल नहीं है, यह बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। सच ही था, वह लंच तो ऑफिस में सबके साथ ही करती थी, हंसती बोलती भी थी, पर उसने अपने चारों ओर एक जादुई घेरा सा बना रखा था जिसे कोई भी कभी लांघ नहीं पाता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। यह सब फेसबुक पर भी रूही के फ्रेंड्स थे और हैरान होते रहते थे कि रूही कितनी सिंपल लड़की है, अकेली रहती है, वह भी बम्बई में, और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, बस अकेले घूमती फिरती है, सीनरीज के ही फ़ोटोज़ पोस्ट करती रहती है। और रूही यूँ ही नहीं बन गई थी, उसकी तो अलग ही ठाठ थे। भिलाई के आम परिवार की तीसरी संतान रूही के पास अपने बचपन की कोई भी खूबसूरत याद बिल्कुल नहीं थी। बड़े भाई बहन शशांक और अमृता को पालने का शौक़ हमेशा लड़ते झगड़ते माता पिता ने
श्रीकांत और मोहिनी पूरा कर ही चुके थे। फैमिली में रूही ने हमेशा खुद को अनचाहा सा महसूस किया था। हर बार दिमाग तेज था और इसलिए वह मेहनत से लगातार पढ़ती रही। रूही पर आसपास के पुरुष, चाहे पिता हो या फिर भाई, कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। भाई के आवारापन से उसे नफरत महसूस होती थी। बड़े होते होते वह जान गई थी कि शशांक के कितनी लड़कियों के साथ संबंध है। यहाँ तक कि एक बार शशांक ने रूही के साथ भी अश्लील हरकत की थी। उस दिन बुरी तरह गुस्सा हो गई थी वो। रूही ने अपनी मम्मी से शिकायत भी की थी। माँ ने उसे ही चुप रहने के लिए कहा और शशांक को एक झिड़की ही दी। रूही के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा था। ऐसे अनगिनत अनुभव लेकर जब रूही बड़ी हुई तो अब वह आज इस तरह की पहेली थी जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। कोई भी उसके करीब नहीं आ पाता था उसकी मर्जी के बगैर। पुरुष प्रधान समाज में उसे कैसे जीना है, अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, त्रिया चरित्र से, अपनी कमियों खूबियों का फ़ायदा कैसे उठाना है, वह अच्छे से समझ गई थी। और अब बारी जय गुप्ता की थी, जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके साथ क्या होने वाला था। रूही अपने किराए के फ्लैट में अकेली रहती थी। उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। रात को जब अपने फ्लैट में आने तक जय गुप्ता उसकी आंखों में पूरी तरह बसा रहा। मन ही मन सोच रही थी, पर्सनालिटी तो कमाल की थी, बंदे में कुछ तो बात थी। मन जय में ऐसा उलझा था कि घर आने पर वहाँ हर तरफ छाया सन्नाटा आज उसे और भी डसता सा लगा। इस महानगर में कितनी अकेली है वह। उसे कोई अपना चाहिए जो उसे भरपूर प्यार करे, उसका अकेलापन दूर कर दे। जय गुप्ता उसे चाहिए। मन में आवाज़ आई, क्यों? जय ही क्यों? उसने अपना सिर झटक दिया। इंसान के पास हर क्यों का जवाब नहीं होता। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कहाँ ढूंढे जय गुप्ता को और कैसे मिलेगी उससे, उसके बारे में और कैसे पता करे। रूही का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसे याद आया, प्रमोद सर फेसबुक पर उसके फ्रेंड भी हैं और फ़ोटो पोस्ट करने के वे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। आज की पार्टी की फ़ोटोज़ वे ज़रूर शेयर करेंगे। वहीं किसी फ़ोटो में उसे जय गुप्ता ज़रूर दिखाई देगा। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह बेचैनी सी अपने फ्लैट में इधर से उधर यूं ही घूमती रही। अगले दिन संडे था। वह देर से उठ सकती थी। संडे को उसकी मेड भी 10 बजे तक ही आती थी। उससे पहले उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। बस उसे जय गुप्ता की कोई खबर मिल जाए तो वह आराम से सो पाए। फिर उसने लैपटॉप ऑन कर लिया, फेसबुक खोला। उसके अनुमान के मुताबिक प्रमोद ने पार्टी की सब फ़ोटोज़ अब तक पोस्ट भी कर दी थी। कुछ फ़ोटोज़ में वह भी थी और उसे कई में प्रमोद के साथ जय भी दिख गया। जय को प्रमोद ने कई फ़ोटो में टैग भी किया हुआ था, यानी उसका काम और भी आसान हो गया था। रूही अब पलक फ़ोटो को निहारे जा रही थी। अपने से काफ़ी साल बड़ा तो लगा उसे, पर ठीक है, चल जाएगा। रूही के मन को जो जच गया वह जच गया, सोचकर वह मुस्कुरा उठी। अपने फ़ोन से उसने जय की फ़ोटो भी ले ली। बस अब जय रूही का हुआ। रूही ने जय की प्रोफाइल खोली और उसे जांच परख कर अच्छे से देख लिया। एक जगह उसका दिल थमने को हुआ जब देखा वह तो विवाहित था, पर कहीं भी उसकी फैमिली की फ़ोटो नहीं थी। वह थोड़ी बहुत आश्वस्त हो गई। उसके स्टेटस बहुत कुछ उसके बारे में पर्सनल तो बता ही रहे थे कि वह कहाँ सैर पर जाता है, उसे क्या क्या पसंद है और उसकी और क्या क्या खूबियाँ हैं, बहुत कुछ। पर फैमिली की कहीं कोई बात नहीं थी।
जय की हर पोस्ट उसे याद होती जा रही थी। उसकी प्रोफाइल से उसकी सारी जन्मपत्री रूही अच्छे से जान चुकी थी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वह रूही से कम 10-12 साल बड़ा तो है, पर रूही को इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखी। उसे तो वह अच्छे से जज गया था। दिल को कुछ तसल्ली हुई तो वह लैपटॉप बंद कर सोने के लिए लेटी। फ़ोन में ली गई जय की फ़ोटो को मुस्कुराकर गुड नाइट कहकर आंखें बंद कर ली। लेटे लेटे वह सोच रही थी कि फ़ेसबुक भी क्या कमाल की चीज़ है। कुछ ही पलों में सारी की सारी खबरें, फ़ोटो, परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ भी शेयर हो जाते हैं। उनकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली मिल जाती है, जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ। फ़ोटो में तो जय ठीक ठाक इंसान लगता है, मैरिड है। ठीक है, देखते हैं। रूही के मन में जो विचार आते थे, आम इंसान तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अंदाज़ा लगाया कि बंदे ने यह तो लिख दिया है कि वे विवाहित है, पर पत्नी बच्चों के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा था। और जो इतनी पोस्ट करता है वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना भी पसंद करता ही है। मतलब विवाहित जीवन के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझता है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। पर्सनल गतिविधियों की जानकारी लगातार देता है। इंसान दिलचस्प होगा, चलो देखते हैं। रूही खुश हो गई। वह अपनी सोच में लगातार डूबी थी। दिमाग में यही चल रहा था कि फ़ेसबुक पर इंसान उसके दोस्त और उसकी पसंद की पड़ताल करने पर उसके चरित्र का 90% खुलासा तो हो ही जाता है, और बाकी अपने मौलिक विचार को आकार देते हुए मार्क जुकरबर्ग ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके दिमाग की उपज यानी कि फ़ेसबुक मेरे जैसी लड़की के इतना काम आएगी। ओके, थैंक यू जुकरबर्ग। रूही हंस पड़ी। मन ही मन कहा, जय गुप्ता तुम तो गए काम से। रूही को अपना नया खेल शुरू करने से पहले आज फिर वह किस्सा याद आ गया था। वही पुराना भिलाई वाला किस्सा, जब उसने भिलाई के कदावर नेता रंजन को अपने सामने हाथ जोड़ते मिमियाते देखा था। उसकी लाइफ का यू टर्न ही तो था वह किस्सा। अतीत याद कर स्वयं पर ही गर्वित रूही की खूबसूरत आंखें फिर रहस्यमय भावनाओं से भर उठी। काफ़ी पहुंची हुई चीज़ है रूही। वह जिन राहों पर निकल चुकी थी वहाँ से लौटना असंभव था। उधर होटल से जब जय अपने घर चला तो कार चलाते हुए लगातार मुस्कुराए जा रहा था। शराब के सुरूर में आंखों के आगे बार बार हंसी साया सा लहरा रहा था। कौन थी वह पार्टी में जो घुटनों तक का वन पीस पहने कयामत ढा रही थी? कितनी प्यारी लड़की थी। उसके खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, तो मन कर रहा था उसके बाल गर्दन से पीछे करते हुए जाकर उसके चेहरे को अपने पास लाऊं, उसकी आंखों में झांक कर देख लूं और उसे अपने साथ रखूं। सुंदर सी वह लड़की मेरे दिल को भा गई है, ऊपर से नीचे तक जैसे एक सांचे में ढला हुआ शरीर। जय के दिमाग में बुरी तरह अटक गया था। उसे बाहों में भरकर प्यार करने को दिल कर रहा है। यह सब सोचते हुए जय जोर से हंस पड़ा। स्वयं से ही बातों में मग्न था वह। पूरी पार्टी में सबसे मज़ेदार बात यह रही कि वह भी मुझे चोरी चोरी देख रही थी। उसे क्या पता कि कोई लड़की अगर चोरी चोरी भी जय गुप्ता को निहारती है तो जय को पता चल ही जाता है। मैं भी क्या किसी से कम हूँ? जय इस फील्ड का शातिर खिलाड़ी जो है। चलो अब घर जाकर उस कयामत की कुंडली निकालते हैं और इसमें मेरा यार प्रमोद ही मेरी हेल्प करेगा। पार्टी ख़त्म होते ही वह पहले फ़ेसबुक पर फ़ोटो पोस्ट करेगा और उसके बाद अपने घर जाएगा।
तो मेरी मदद अपने आप हो जाएगी और उनमें वह खूबसूरत बला मुझे ज़रूर दिखेगी, इसमें कोई शक नहीं। पूरे रास्ते जय अपने दिल में उठती उस लड़की को पाने की ख्वाहिश के तीव्र आवेग को महसूस करता रहा। घर पहुंचकर फ्रेश होकर उसने लैपटॉप ऑन किया। यह बहुत पॉश सोसाइटी में 2 बेडरूम फ्लैट था जहां वह अकेले ही रहता था। बहुत ही खूबसूरत, आधुनिक, साज सज्जा से युक्त इस फ्लैट में जय हमेशा अकेला रहता था। एक मेड उस फ्लैट में सारे काम निपटा कर सुबह ही चली जाती थी। उसके बाद वह ऑफिस चला जाता था। पुरुष की आम मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले जय के जीवन के कई पहलू थे जिन्हें सब लोग नहीं जानते थे और पूरी तरह कोई जान भी नहीं पाया था। मुंबई में वह इस बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर 10 साल से था। पर्याप्त धन, वैभव, सुगठित शरीर, पुरुषोचित सौंदर्य, ऐसा कि जिसकी भी नज़र पड़ती प्रभावित हो जाता। शराब और शबाब, इन 2 चीज़ों की उसके जीवन में खास जगह थी। औरत उसके लिए बस एक बिस्तर की चीज़ थी। जिस पर भी कभी उसका दिल आता उसे अपने बेडरूम तक ही ला कर छोड़ता। उसके पहले वह उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं करता। अपनी बातों और अपने व्यक्तित्व का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अब तक न जाने कितनी लड़कियों से संबंध बना चुका था, जिसकी किसी को भी कभी भनक तक नहीं लगने दी। ऑफिस में उसकी छवि बिल्कुल बेदाग थी। एक कर्मठ, सच्चरित्र इंसान की छवि थी उसकी। उसका मानना था कि इस बात से उसे किक मिलती थी कि वह किसी भी लड़की से संबंध रखकर जब जी चाहे उसे अपनी जान छुड़ा सकता है और बेदाग छवि लेकर फिर जीवन में अगले शिकार पर निकल सकता है। उसे अपनी बातों पर बड़ा गर्व था। सारी अय्याशियों के बाद भी सब उसे अच्छा ही समझते रहे। यही उसके जीवन का रोमांच था जिसे वह हमेशा खुश रहता था। ऑफिस में वह अलग जय होता। नए हुस्न के साथ अकेलापन मिलते ही नया जय खड़ा हो जाता। वह विवाहित भी था। उसकी पत्नी शिल्पा और 2 बच्चे उसके पेरेंट्स के साथ लखनऊ में ही रहते थे, आपस में साथ में। जय अपने घर जाता रहता। उसका पारिवारिक जीवन उसके मुंबई के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग था। घर जाता तो पत्नी, बच्चों, पेरेंट्स पर इतना प्यार, इतना सम्मान लुटाता कि वे कभी कोई शिकायत कर ही नहीं पाते थे। जब भी शिल्पा को उसके पेरेंट्स मुंबई साथ रखने के लिए जोर डालते तो उसका एक ही जवाब होता, मैं मुंबई में रहता ही कितने दिन हूँ, टूर पर ही तो रहता हूँ सारा दिन, फिर ये अकेली क्या करेगी? वहाँ अकेले इतने बड़े शहर में ये लोग परेशान ही होंगे। शिल्पा सीधी सादी, पति की बात मानने वाली युवती थी। पढ़ी लिखी थी पर अपने कंफर्ट जोन में रहने वाली, इसलिए अपने सास ससुर और बच्चों के साथ वहीं पर खुश रहती थी। जय जब जब शिल्पा के साथ होता उसके आगे पीछे दीवाना बना घूमता रहता। प्रत्यक्ष वह पत्नी पर दिलो जान से मोहब्बत लुटाने वाला पति था। जितने रात दिन शिल्पा के साथ बिताता, मुंबई में दूर रहने की सारी कसर पूरी कर देता। शिल्पा उसके प्यार में डूबी जय के फिर अगली बार आने का इंतज़ार करती रहती। उसे कभी किसी बात का शक नहीं होता। दोनों हमेशा व्हाट्सएप और फ़ोन पर संपर्क में लगातार रहते थे। जय उसे 2-3 बार मुंबई 10 दिन के लिए ले गया था। खूबसूरत दिन गुजरते। शिल्पा को भी लगता कि जय टूर पर ही तो रहता है। कुछ दिन पूरे जोश खरोश के साथ बिताकर शिल्पा पर अपना बेइंतहा प्यार लुटाकर जय उसे वापस लखनऊ भेज देता था। अचानक शिल्पा का फ़ोन आ गया। जय ने पहली घंटी में ही झट से उसका फ़ोन उठा लिया। कहाँ हो जय? कितने फ़ोन किए? घर आ गए ना? कैसी रही पार्टी? जय ने बड़े प्यार भरे स्वर में कहा। हाँ, बस अभी अभी आया हूँ। वहाँ शोर में फ़ोन सुना नहीं, वरना मैं फ़ोन अटेंड कर लेता। सॉरी,
तुम्हारे बिना कोई पार्टी अच्छी ही नहीं लगती। क्या करूं, बस जैसे तैसे होकर आ गया। सब बोरिंग लगता है यहाँ। प्रमोद ने बुलाया था, बस हाजिरी देकर आया हूँ। ओह आई लव यू जय। मी टू डियर। मम्मी पापा और बच्चे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। अरे हाँ, यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। दोनों अपनी अपनी क्लास में फ़र्स्ट आए हैं, इसलिए तुम्हें लगातार फ़ोन कर रही थी यह खुशखबरी बताने के लिए। अरे वाह, इन सब का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है डियर। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सब तुम्हारी वजह से होता है। शिल्पा, तुमने वहाँ सब संभाल रखा है, तभी मैं यहाँ निश्चितता से काम कर पाता हूँ। तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। लव यू स्वीट हार्ट। तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता? शिल्पा जैसे खिल उठी। थैंक यू जय। गुड नाइट कहकर जय ने फ़ोन रख दिया। उसने फ़ोन रखकर आंखें बंद की, शिल्पा को याद किया। उसके लिए शिल्पा विश्वास की प्रतिमूर्ति थी, एक ऐसी प्रतिमा थी जिसे वह दिल में बिठा सकता था। लेकिन जय जीवन जीना चाहता था, हलचल चाहता था, अपनी नसों में गर्म खून का बहाव चाहता था, उनका मादक प्रवाह चाहता था। जय ने एक पैक बनाया, आराम से तकियों का सहारा लेकर फेसबुक खोला। देखते ही हंस पड़ा। यह प्रमोद भी ना, इसके फ़ोटो पोस्ट करने की भी हद है। खैर, आज इसके इस शौक़ से मेरा बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो मुझे चाहिए जल्दी ही मिल जाएगा। उत्साह से उसने 2 बड़े घूंट लगाते ही उसके मुंह से आह निकली। यस, यह रही तो। नाम है रूही मेहरा। प्रमोद ने कुछ फ़ोटोज़ में रूही को टैग किया हुआ था। जय ने रूही का प्रोफाइल खोल लिया। वाह, यह तो प्रमोद के ऑफिस में ही है। अच्छा, अकेली रहती है, अनमैरिड है, छोटे शहर की है। बस और क्या चाहिए? लो, हो गया मेरा काम। रूही मेहरा, बहुत सुंदर हो यार। एक फ़ोटो में उसे रूही का यौवन उन्माद का प्रतिबिंब सा लगा। वह मौन भाव से रूही के सौंदर्य को निहारता रहा। नशे में डूबे जय ने लैपटॉप पर झुककर रूही के चेहरे को छुआ। अब तुम इस घर में जल्दी ही मेरे साथ होगी रूही। बस इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। मेरे साथ मुझसे लिपटी मेरी बाहों में, मेरे प्यार में धुत। जय बाकी फ़ोटोज़ भी देखने लगा। अचानक जय ज़ोर से हंस पड़ा। ओहो रूही, तुमने भी मेरी प्रोफाइल देखी है? अभी अभी तुम्हें तुम्हारी प्रोफाइल से जान चुका हूँ मैं। चलो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा लगा। तुम शेर तो मैं सवा शेर। खूब गुजरेगी अब तो। आओ रूही, मेरी रंगीन दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम टू द डेविल्स डेन। जय और रूही मोहब्बत के खेल में अपने अपने पासे फेंक चुके थे। बाजी भी अब खूब जम रही थी। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। रूही सुबह देर से सोकर उठी और उसकी मेड आकर घर का काम कर रही थी। संडे था, उसने पूरा दिन मन ही मन में प्लानिंग में बिता दिया कि कैसे क्या करना है। मंडे ऑफिस आकर अपनी प्लानिंग के हिसाब से प्रमोद की सेक्रेटरी शीला को गुड मॉर्निंग बोला और शीला को उसकी पसंद की चीज़ें खिला खिलाकर उसने उससे दोस्ती पक्की कर ली थी। उससे दोस्ती पक्की करने में रूही को खासी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस कुछ ही दिन लगे थे। रूही को जय के बारे में पता करना था। प्रमोद के हर प्रोग्राम की खबर शीला को ही रहती थी। एक दिन लंच करते हुए शीला ने कहा, ओह, प्रमोद सर की वाइफ बाहर गई हुई हैं। आज तो वे शाम को अपने दोस्त जय सर से मिलेंगे और उनके साथ ही पार्टी में एंजॉय करेंगे। अच्छा? रूही के कान खड़े हुए। लापरवाह से अंदाज में पूछा, अच्छा, कौन सा दोस्त? अरे वही जय सर, देखा नहीं उस दिन पार्टी में? आज वे यहीं आ रहे हैं।
दोनों यहीं से दोनों साथ में आपस में निकलेंगे। प्रत्यक्षतः रूही ने इतना ही कहा। शाम को सब घर जाने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन रूही वहीं पर बैठी अपना काम करती रही। शीला ने पूछा, क्या हुआ, चलना नहीं है? मेरी तबीयत कुछ सुस्त है, इस काम को निपटा लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़े, इसलिए काम पूरा कर दूँ आज। अब ऑफिस में रूही और कुछ दूर बैठे एक दो लोग अपना अपना काम कर रहे थे। प्रमोद अपने केबिन में था। रूही की पूरी नज़र उस केबिन पर थी। काम करते करते जब रूही ने कनखियों से जय को आते देखा तो उसके दिल की धड़कनें जैसे तेज़ हो गई। आओ जय, तुम्हारा ही इंतज़ार था, इसलिए तो मैं यहाँ बैठी थी। जय ने भी रूही को दूर से ही देख लिया था, पर उसे पूरी तरह इग्नोर करता हुआ सीधा प्रमोद के केबिन में चला गया। यह उसकी खास अदा थी। प्रमोद और जय सहपाठी भी रहे थे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि रूही ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रमोद के अंदर बुलाने पर भोली सी सूरत लेकर रूही बोली, सर ये प्रेजेंटेशन है, अभी मैंने पूरा कर दिया है। अरे तुम अभी तक घर नहीं गई हो? यह तो कल भी कर सकती थी, इतनी जल्दी क्या थी इसे पूरा करने की? अभी तो 2 दिन बाकी है ना मीटिंग में, उसके बाद ही मुझे यह सब लगेगा। कहते हुए वह थोड़ा रुके। बस सर, सोचा ऐसे अभी पूरा कर लेती हूँ। ओह वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। रूही कम जॉइन अस, हैव अ कॉफ़ी विथ अस। थैंक्स सर, अभी नहीं। अच्छा, हम भी बस निकल ही रहे हैं, चलो हम तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर देते हैं। ओके सर, थैंक्स। कहती हुई रूही चुपचाप बिना कोई हरकत किए बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक प्रमोद ने कहा, अरे इनसे मिलो, मेरा बेस्ट फ्रेंड जय। रूही ने जय को बहुत ही शिष्टतापूर्ण हेलो कहा। जय ने भी उस पर सरसरी सी नज़र डालते हुए हल्का सा मुस्कुराकर हेलो कहा। रूही को निराशा सी हुई, पर अभी बहुत से मौके आएंगे, ये सोचकर वह बाहर निकल गई। अपने ऑफिस का काम ख़त्म करते ही प्रमोद और जय भी जाने के लिए उठ खड़े हुए। प्रमोद एक खुश मिजाज मिलनसार बॉस था। उसने ही बात आगे शुरू की, तो रूही, मुंबई में एडजस्ट हो गई हो तुम? अभी अकेली ही रहती हो या घर से कोई आता रहता है? सर अकेली ही हूँ मैं, मेरा कोई है ही नहीं, उसने जानबूझकर कहा। ओह, अब जय ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है कि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। रूही ने पूछा, मतलब आप भी अकेले रहते हैं? आपकी फैमिली कहाँ पर है? फैमिली है, पर यहाँ से थोड़ी दूर। ऑफिस परेल में था। रूही को रास्ते में माहिम उतारते हुए जय को केवल 10 मिनट ही लगे और उसके बाद दोनों दोस्त अकेले आगे बढ़ गए। जाती हुई रूही को जय ने अपना कार्ड दिया। ये मेरा कार्ड रख लें, फिर मिलेंगे, कहते हुए ओ श्योर थैंक्स कहकर रूही मोहक मुस्कान बिखेर कर चली गई। घर आकर रूही ने विजयी भाव से जय का कार्ड पढ़ा और बार बार खुशी से उसे देखती रही। यह कार्ड मिलना उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। उसकी प्लानिंग के पहले कदम की सफलता थी। जय ने रोज़ की तरह घर आकर शिल्पा से बात की, फिर सोने लेटा तो रूही के बारे में सोचने लगा। बहुत खूबसूरत है, मुझे चोरी चोरी देखती है, लगता है मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है, पर अभी मुझे उसे इग्नोर करना है। जानता हूँ जितना किसी लड़की को ज़्यादा इग्नोर करोगे उतना ही वह मेरे करीब आने की कोशिश करती रहेगी, उतना ही मेरे पीछे आती है। रूही, तुम ही मुझे कांटेक्ट करोगी किसी भी बहाने से, लेकिन करोगी तुम ही। और एक दिन सचमुच रूही को जय को फ़ोन करने का बहाना मिल ही गया। जब शीला ने उसे बताया कि आज प्रमोद सर जय सर के साथ पार्टी करने वाले हैं, बर्थडे पर डिनर पर जा रहे हैं,
मौका पाकर रूही ने जय को फ़ोन मिलाया। जय को मीठे स्वर में बर्थडे विश करते हुए कहा, सर मैं रूही। थैंक्स अ लॉट, पर सॉरी मुझे याद नहीं, आप कौन रूही? उसने अनजान बनने का नाटक किया। प्रमोद सर के ऑफिस में सर, उस दिन आप दोनों ने मुझे उस दिन घर ड्रॉप किया था। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया। रूही आप कैसी हैं? और आपको मेरा बर्थडे कैसे पता चला भला? बस सर, अभी ऑफिस में ही थी तो पता चल गया, तो सोचा आपको विश कर दूं। थैंक्स अगेन रूही, और आप भी आ जाओ ना आज डिनर पर, उसने जानबूझकर कहा। नहीं थैंक्स सर, फिर कभी, फिर मिलते हैं। नहीं, अब आपको मेरा बर्थडे डिनर मेरे साथ करना ही है। ऐसा करते हैं कि इस संडे डिनर साथ ही करते हैं। ओके सर, ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड बाय, सी यू ऑन संडे। मैं लेने आ जाऊंगा आपको। मुझे आपका घर वैसे भी पता है, लेकिन फिर भी आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर भेज देना। फ़ोन रखकर रूही ने एक गहरी सांस ली। बस अब खेल शुरू हुआ रूही, पर संभल कर, यह आदमी बहुत तेज़ है। खैर मैं कौन सी कम हूँ। भिलाई जैसे छोटे शहर के किस्से में इतना थ्रिल था, फिर यह तो मुंबई का मेरा कारनामा है। बड़ा मज़ा आएगा। इतनी बड़ी चीज़ को नचा कर क्या एंटरटेनमेंट होगा। वह मन ही मन सोचकर खुश होत रही थी। क्या मज़ा आने वाला है रूही मेरा। कीप इट अप। संडे लंच करके रूही वर्ली के फेमस महंगे ब्यूटी पार्लर में गई। शाम को जय को चित्त करने की पूरी तैयारी थी उसकी। खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट फिगर, ऊपर से नीचे तक नज़र न हटने वाले सारे पैमानों पर खरे उतरने वाली मनमोहक हथियारों से लैस रूही जब जय की कार में बैठी तो जय गाड़ी आगे बढ़ाना ही जैसे भूल गया। रूही ने मुस्कुराकर जब हेलो कहा तो जय की तंद्रा भंग हुई। हेलो रूही, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक्स सर, रूही ने शर्माते हुए कहा। जय के महंगे परफ्यूम में खोई रूही को जय की नज़रों से अपनी तैयारी की सफलता का सिग्नल मिल गया था। जय उससे बातें करता रहा पूरी रास्ते। दोनों का पूरा रास्ता नए नए परिचय की रोमानी सी खुमारी में बीत गया और उन्हें रास्ते का पता ही नहीं चला। ताज होटल के एसी लाउंज में काफ़ी एकांत था और वहां पहुंचकर दोनों खिड़की के पास चुपचाप एक टेबल पर बैठ गए। रूही यहाँ पहली बार आई थी। वह 5 स्टार होटल में कभी नहीं गई थी। सब कुछ मनमोहक सा लगता रहा। उसकी नज़रें भी जय से हटने को तैयार नहीं थी। इतना हैंडसम स्मार्ट बंदा सचमुच उसके दिल में जैसे उतरता जा रहा था। जय ने हर एक चीज़ रूही की पसंद की ऑर्डर की थी। खाते हुए दोनों में दूरियां लगातार मिटती गईं। वहाँ से उठने तक बहुत सी बातों के बाद दोस्ती की सीमा में कदम रखते हुए दोनों कुछ और करीब आ ही गए। आंखों ही आंखों में काफ़ी कुछ पैगाम लिए और दिए जा चुके थे। वापसी में रूही को उसकी सोसाइटी के बाहर छोड़कर जाते हुए जय ने फिर से उससे पूछ लिया, रूही अगले संडे मिलोगी ना? रूही मुस्कुरा दी, हाँ ज़रूर। रूही रात भर खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। कितना आसान है किसी पुरुष को अपनी अदाओं से अपना गुलाम बना लेना। बेचारा पुरुष कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन लड़की के साथ का लोभ कभी भी छोड़ नहीं पाता बेचारा, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। अब मर्द की यही फितरत है, तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। वह मन ही मन खुशी से उछल पड़ी। आज जय बहुत उत्साहित था। लड़की भोली भी लगती है और समझदार भी। इतनी देर में कहीं कोई गलत हरकत नहीं की, मतलब मर्यादित सी लगी। हाँ, उसकी नज़रों में मेरी पसंदगी ज़रूर है, इसलिए
उसके दिल में मेरे लिए यकीनन कुछ तो खास है। मैं आखिर जय गुप्ता हूँ। मुझे कब किस लड़की ने ना कहा है। रूही का साथ आज मुझे नई उमंगों से भर रहा था। चलो अब कुछ दिन मज़े से कटेंगे और बीतेंगे, दिन ही नहीं यकीनन रातें भी। जय ने खुद ही से कहकर एक ठहाका लगाया और अपने फ्लैट में खुश हो रहा था। ऑफिस में पूरा हफ्ता रूही का मूड बड़ा ही अच्छा रहा। अपना काम पूरे मन से किया, सहकर्मियों के साथ खूब अच्छी तरह से बातें की। अगले संडे जय उसे मूवी दिखाने ले गया। मूवी के सभी रोमांटिक सीन के दौरान जय एक बहुत मर्यादित दूरी रखकर धीरे धीरे गंभीर सा बना रहा। वह जानता था कि लड़कियों को क्या इम्प्रेस करता है। रूही भी जानती थी कि जय उसे शरीफ बनकर दिखा रहा है। वह उसकी सारी चालें समझ रही थी। दोनों अपने मन में एक रोचक खेल खेल रहे थे। मूवी के बाद जय रूही को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। डिनर करते हुए आज आत्मीयता और बढ़ी। जय ने अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें बताई। वह जानता था कि ये लड़की पहले से जानती तो है ही कि वह मैरिड है। यह छोटे शहर से आई लड़की है। इसके दिमाग में कुछ और चलता है। इसे मेरे मैरिड होने का फ़र्क पड़ता तो भला यह मेरे सामने ना बैठी होती। इससे अच्छा उसी के बारे में बात की जाए। पर जय को हैरानी हुई जब पेमेंट के टाइम रूही ने कहा, सर आप नहीं, इस बार प्लीज़ मुझे पेमेंट करने दें। जय हैरान हो गया। जय ने अनायास ही रूही के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नहीं रूही, बिल्कुल नहीं, मेरे रहते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे साथ होते हुए आप बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगी। उनका हाथ लगते ही रूही को इस स्पर्श में बहुत कुछ लगा। अचानक हुई इस छुअन में उसे ऐसा लगा मानो शरीर में अनगिनत फूलों की खुशबू एक साथ बस गई हो। उसे रोमांचित कर रही थी। जय ने ही पेमेंट किया तो रूही ने कहा, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मुझे आप नहीं कहेंगे, अब से आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे बस। फिर तुम भी मुझे सर नहीं केवल जय कहोगी। दोनों के बीच की दूरियां दिन ब दिन कम होने लगी। अब करीब रोज़ ही दोनों एक दूसरे को फ़ोन करने लगे और व्हाट्सएप पर भी बातें होने लगी। दोनों के कदम नई दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगे थे। एक दिन जय ने रूही को फ़ोन किया, तुम्हें देखने का बड़ा मन हो रहा है। ऑफिस के बाद बाहर मिलता हूँ, कहीं कॉफ़ी पीते हैं? ठीक है, कहकर रूही अपने आप को मन ही मन शाबाशी देती रही। उसे अब यकीन हो गया था कि जय फंसने ही वाला है। दोनों एक कैफ़े में साथ काफ़ी देर बैठे रहे। फिर जय ने कहा, मेरे घर चलोगी? वहीं डिनर ऑर्डर करेंगे, कुछ देर और साथ रहते हैं, क्या ख्याल है? रूही ने सोचने का अभिनय किया, फिर झिझकते हुए बोली, नहीं फिर कभी, आज फिर लौटने में रात हो जाएगी और सुबह फिर टाइम से ऑफिस भी जाना है। तो ऐसा करते हैं वीकेंड पर मिलें? तो ठीक है, वीकेंड पर मेरे घर आ जाओ, एड्रेस मैं भेज दूंगा। वीकेंड का इंतज़ार जय से ज़्यादा रूही को था। उसे लग रहा था अब जय बस फंसने ही वाला है। बिल्कुल वही हो रहा था जो वह चाहती थी। जय पूरी तरह उसकी गिरफ्त में था। वह समझता है कि वह रूही को कुछ दिन यूज़ करके बाद में फेंक देगा, जब उसका मन भर जाएगा तो छोड़ देगा। बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि रूही अपने आप को यूज़ करवा रही है। उसे अपने दिमाग पर बेहद घमंड था। शनिवार को रूही जय की सोसाइटी गुलमोहर पहुंची। जय ने रूही का वेलकम ज़ोर शोर से किया। रूही बहुत खुश हुई। अचानक जय ने रूही को अपने आगोश में भींचा। वह भी सिमट गई। कुछ ही पलों के सामीप्य में
अव्यक्त स्निग्धता और चंचल भावनाओं के भाव अंकुरित हो उठे थे। दोनों बहुत खुश हो उठे। जय ने धीमे से स्वर में कह ही दिया, रूही, आई लव यू। जवाब में बस रूही ने जय के कंधे पर अपना सिर रख दिया, जैसे उसकी भी सहमति हो। दोनों कुछ देर उस मौन का आनंद लेते रहे। अब कोई संकोच उन दोनों के बीच ना रहा। दोनों ने पास ही सोफे पर बैठकर जूस पिया। फिर जय ने बोलना शुरू किया, आओ तुम्हें अपना फ्लैट दिखा दूँ। रूही उठ गई और उसके साथ चल पड़ी। शानदार फ्लैट में रूही को अपना अगला ठिकाना साफ साफ नज़र आ रहा था। जय ने अपना बेडरूम दिखाते हुए पूछा, आराम करोगी? थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं खाने। रूही सकुचाई सी खड़ी रही। बेडरूम में आगे के दृश्य को अपने मन में, अपनी कल्पना में कर चुकी थी। वह कुछ कहे इससे पहले उसका हाथ पकड़कर जय ने उसे बेड पर बिठा दिया। वह कसमसा उठी। जय का भी अपना संगीत, अपना एक राग होता है। तारों को कसने पर झंकार जो पैदा होनी ही थी, फिर वह भी उसकी बाहों में बंधी झरने के समान बहती चली गई, अपनी ही मर्जी और अपनी खुशी से। थोड़ी देर बाद दोनों ने डिनर ऑर्डर किया। होम डिलीवरी होने तक दोनों अब आराम से लेटे ही रहे। डिनर के बाद रूही ने घर जाने का उपक्रम किया। वैसे तो वह जाना भी नहीं चाहती थी, तो जय ने कहा, छोड़ो रूही, कल चली जाना। पर सुबह आपकी मेड आएगी तो वह आपकी फैमिली को कुछ भी बता सकती है ना। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रहना चाहिए, उससे मैं निपट लूँगा। शिल्पा यहाँ जल्दी नहीं आने वाली, मैं ही अभी जाता रहूँगा, इसलिए उसका यहाँ आना पॉसिबल नहीं। रात जूही ने जय के फ्लैट पर ही बिताई। दोनों मन ही मन अपने अपने शिकार के जाल में फंसने पर बेहद खुश थे। मेड के आने से पहले रूही ने कल वाले दिन के कपड़े पहन लिए थे और तैयार हो गई। जय ने गंभीर स्वर में मेड से कहा, ये मेहमान हैं, आती जाती रहेंगी, इनके लिए भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट बना दो। मेड कांता ने एक पूरी नज़र रूही पर डाली। मुंबई में ऐसे मेहमानों का उसे पूरा पूरा आइडिया था कि वहाँ क्या पक रहा था। उसने जय के फ्लैट पर ऐसी मेहमान पहले भी कई बार देखी थी। कई हफ्ते ऐसे बीते। जय और रूही अब फ्राइडे से संडे रात तक साथ ही रहते, यहाँ तक कि रूही के पास जय के घर की एक चाबी भी रहने लगी थी। वह जब चाहती वहाँ आ जा सकती थी। जय को रूही में एक अलग बात यह लगी कि पिछली लड़कियाँ सचमुच पैसों के लिए उस पर मरती थी और उसके पास आती थी, लेकिन रूही उसे सबसे अलग लगती थी। सादगी पसंद, घरेलू, अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करवाती थी, सबसे अलग थी वह। जय उससे कुछ ज़्यादा ही जुड़ता जा रहा था। रूही का रात दिन का साथ उसे अब सचमुच भाने लगा था। रूही ने तो उसे खुशी खुशी लखनऊ भी भेजा था और लौटने पर उसकी फैमिली की कुशल क्षेम भी शालीनता से पूछी थी। रूही ने जय को यह महसूस करवा ही दिया कि उसे जय से सचमुच प्यार है। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक वीकेंड पर रूही को उदास देखकर जय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछा, इतनी उदास क्यों हो रूही? क्या बात हो गई? आप मुझसे शादी करोगे? रूही कहते हुए जय के कंधे पर सिर रखकर सिसक उठी। जय को जैसे करंट लगा। उसे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद नहीं थी। कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा रूही पार्ट 2। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।